क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। ध्यान में ही ज्ञान है। जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। थोड़ा ध्यान थोड़ा ज्ञान, ज़्यादा ध्यान ज़्यादा ज्ञान, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILC से अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। ठीक है, साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th 11th डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BSc नर्सिंग, CET CUET वगैरह वगैरह की तैयारियाँ होती है। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ऑनलाइन अगर आप घर बैठ के चाहते हैं कि अलीगढ़ के एक्सपीरियंस टीचर से अपने आप को तैयार करें, तो आप ऑनलाइन मोड पे जुड़ सकते हैं। वो लोग जो लोग अलीगढ़ नहीं आ सकते वो तो ऑनलाइन पे जुड़ ही सकते हैं। ठीक है, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोग AMU जामिया दूसरे यूनिवर्सिटी के जो भी इंफॉर्मेशन एडमिशन से रिगार्डेड आते रहते हैं, हम लोग अपडेट करते रहते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता, आप किसी के चैनल को सब्सक्राइब किए हुए नहीं थे, तो आपको पता भी नहीं चलता लास्ट डेट कब निकल गया, कब टेस्ट हो गया, कब फॉर्म आया, कब गया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप बाद में जब लास्ट डेट निकल जाता है तो आपको खबर करते हैं, पूछते हैं कि भाई लास्ट डेट फॉर्म कब आएगा, क्या होगा। पता ही यहाँ चला कि यहाँ तो फॉर्म वॉर्म भर के लास्ट डेट कब का निकल चुका है। फिर आपका साल चला जाता है। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो कोई खर्चा तो है नहीं कि आपको घर से कुछ जा रहा है। हाँ, लेकिन आप अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। यूनिवर्सिटी के सारे इन्फॉर्मेशन आपको ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, हम लोग कर रहे थे केमिस्ट्री थर्मोडायनामिक्स क्लास 11। अब तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके थे। आज हम लोग करने जा रहे हैं अगला जो टॉपिक है वो है हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो अभी मैं लिख रहा हूँ हीट कैपेसिटी और बताता हूँ क्या है। ठीक है ना, हीट कैपेसिटी क्या है? पहला टॉपिक हम लोग कर रहे हैं, ये डेफिनेशन लिखा हमने, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 डिग्री टेम्परेचर, 1 केल्विन 1 डिग्री जो भी कहे, ऑफ अ गिवन मास इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। ठीक है, यानी एक बॉडी का जितना भी मास हो, लेकिन अगर उसको हीट करेंगे तो जाहिर है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो उस बॉडी का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना हमें हीट की ज़रूरत पड़ती है या कितना हीट देना पड़ता है, उसको हम लोग कहते हैं हीट कैपेसिटी। मास जो है फिक्स नहीं है। मास 1 kg भी हो सकता, 2 kg भी हो सकता, 5 kg भी हो सकता, ज़्यादा भी हो सकता, कम भी हो सकता है। गिवन मास, एक गिवन मास को 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाना चाहते हैं तो कितना हीट की ज़रूरत पड़ती है, वही हमारा हीट कैपेसिटी कहलाता है। ठीक है, और 1 डिग्री टेम्परेचर को जितना बढ़ाना होता है वो तो हीट कैपेसिटी होता है। और अगर 2 डिग्री का बढ़ाना चाहेंगे तो और ज़्यादा हीट देंगे, 3 डिग्री बढ़ाएंगे तो और भी ज़्यादा हीट देंगे, 4 डिग्री बढ़ाएंगे तो और भी ज़्यादा हीट देंगे। तो एक रिलेशन दे रखा है हीट कैपेसिटी का, Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा टी। ठीक है, C इंटू डेल्टा टी। कितनी बात सुनिए, कितना ये Q तो ना हीट है, कितना हम हीट दे रहे हैं ये Q है। ठीक है, और ये हीट कैपेसिटी है, C यहाँ पे जो है हीट कैपेसिटी है, यानी एक मास को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना हीट दे रहे हैं, 1 डिग्री। अब यहाँ पे डेल्टा टी है, कितना डिग्री टेम्परेचर हम लोग चेंज कर रहे हैं। ठीक है, कितना डिग्री टेम्परेचर, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री, कितना डिग्री टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, ये हमारा दे रखा है ये हीट कैपेसिटी। आगे चले हम लोग। अब जैसे होता है कोई बॉडी जो है ना, मान लो कोई बॉडी आधे किलो का है, ½ kg का है, कोई बॉडी 5 kg का है, 10 kg का है, या कोई बॉडी 100 ग्राम का है। तो उसको अगर 1 डिग्री टेम्परेचर को, अगर 100 ग्राम का है वो 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करना चाहते हैं तो कितना हीट की ज़रूरत है। अब हम 2 डिग्री चेंज करना चाहते हैं तो कितना हीट की ज़रूरत है। तो वो उस बॉडी को टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टोटल कितना हीट की ज़रूरत पड़ता है, जितना डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं
हीट कैपेसिटी। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इसको एक ये इसका रिलेशन हो जाता है, इसका जो है Q इज इक्वल टू डेल्टा टी। Q जो है हीट सप्लाइड, ठीक है ना, और C जो है ना हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी यानी गिवन मास का, ठीक है ना, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना डिग्री टेम्परेचर चेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से दे रखा है एक दूसरा टर्म स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहां पे अगर C का अगर यूनिट निकालना चाहते हैं, C का यूनिट, तो यूनिट कैसे निकालेंगे? C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा टी। C इज इक्वल टू डेल्टा टी को तो Q अपॉन डेल्टा टी। Q का यूनिट होता है एनर्जी का जूल, और ये जो है टेम्परेचर है, तो जूल पर केल्विन भी कर सकते हैं या फिर जूल पर सेल्सियस भी कर सकते हैं। ये किस में लिया उसके हिसाब से, टेम्परेचर जिसमें लिया उसके हिसाब से। तो ये तो इसका यूनिट होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगला टर्म करने जा रहे हैं। क्या बता है? अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, required to raise 1 degree temperature, 1 degree temperature, ठीक है। 1 केल्विन भी ले सकते हैं या 1 सेल्सियस भी ले सकते हैं, ठीक है ना। 1 डिग्री टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, ऑफ यूनिट मास, यहां पे दे रखा है यूनिट मास को 1 ग्राम, 1 ग्राम इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। कितनी बात सुन रही? यहाँ पे इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या बताया कि इसमें 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत है वो जितना चाहिए, लेकिन मास कितना है? 1 ग्राम। मास जो है 1 ग्राम है, और उस 1 ग्राम मास का अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं तो कितना हीट की ज़रूरत है, उसको हम लोग स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। यहाँ पे मास का क्वांटिटी फिक्स नहीं है, मास की क्वांटिटी फिक्स नहीं है। मास बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। यहां पे क्या है? मास की क्वांटिटी फिक्स है 1 ग्राम। 1 ग्राम मास को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट की जरूरत होती है वो होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कितनी बात सुन में? और पूरी बॉडी का, किसी भी बॉडी का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं तो कितना हीट की जरूरत होती है, उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। तो ये डिफरेंस है इसमें और इसमें। ये पूरे बॉडी के लिए है और ये 1 ग्राम मास के लिए है। कितनी बात सुन रही? आगे इसमें ऊपर मैं मिटाता हूं फिर लिखता हूं, इसका भी एक रिलेशन दे रखा है। वो क्या है? ये इसमें जो है एक रिलेशन दे रखा है। अब वो क्या दे रखा है? Q इज इक्वल टू C m डेल्टा टी। ठीक है, टोटल कितना हीट की जरूरत पड़ेंगे, तो ये C है, C बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या मतलब? कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए 1 ग्राम मास को 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये जो ना 1 ग्राम मास के लिए, अब किसी बॉडी का मास ज़्यादा है, मान लो 500 ग्राम है तो मास ज़्यादा है। एक ग्राम के लिए तो ठीक था, लेकिन 5 ग्राम होगा, 500 ग्राम होगा या 5 ग्राम होगा, तो ये मास बढ़ेगा तो मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जितना मास है उस मास से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो ये हो जाएगा। यहाँ पे डेल्टा टी है, यानी 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए तो ठीक है, ये सी है, लेकिन अगर 1 से ज़्यादा डिग्री टेम्परेचर चेंज करना हो, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, तो डेल्टा टी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मास ऑफ द एम फॉर मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी है, ठीक है, और यहाँ पे जो डेल्टा टी है, राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर ये है, और क्यू जो है ना टोटल हीट, टोटल हीट रिक्वायर्ड, तो ये दे रखा है इसका क्यू का। कितनी बात सुनी? अगर यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी सी का यूनिट निकालना चाहते हैं तो सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, है ना। क्यू का जो यूनिट होता है एनर्जी का जूल, और नीचे मास है पर केजी, अगर एसआई में लेते हैं पर केजी, पर सेल्सियस भी ले सकते हैं, पर सेल्सियस भी ले सकते हैं, पर केल्विन भी ले सकते हैं, तो पर केल्विन या फिर जूल पर केजी पर सेल्सियस ऐसे भी ले सकते हैं यूनिट। कितनी बात सुनी? ये मास, वैसे तो मास ग्राम में लेते हैं हम लोग, तो यहाँ ग्राम को केजी को ग्राम में ही लिख दे तो ज़्यादा अच्छा है, ग्राम में लिख लेते हैं, जी से दिखा दिया पर ग्राम, ठीक है ना। कितनी बात समझ में? तो ये हमारा सी का क्यू अपॉन एम डेल्टा सी, ये मेन फॉर्मूला है, ठीक, ये मेन फॉर्मूला है। आगे चलते हैं, यहाँ तक समझ बात आ रही है। अब ये बताया कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये 2 टाइप्स के हैं, ठीक है। उससे पहले देख लेते हैं एक और दे रखा, मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। अगला जो टॉपिक दे रखा है मोलर हीट कैपेसिटी, मिटाते हैं इसको। मोलर हीट कैपेसिटी क्या बताइए? मोलर हीट कैपेसिटी, यहाँ पे मोलर है यानी मोल में, मास जो है ना मोल में लेंगे, तो क्या दे रखा है इसका डेफिनेशन, ये अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज, अमाउंट ऑफ हीट required to raise 1 degree temperature 1 Kelvin or 1 Celsius of 1 molar mass, of 1 molar mass, ठीक है। मोलर हीट कैपेसिटी में क्या लिखा हम लोगों ने, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्स टू रेज 1 डिग्री टेम्परेचर 1 केल्विन या 1 सेल्सियस ऑफ 1 मोलर मास, 1 molar mass is called molar heat capacity, molar heat capacity। मोलर मास जानते हैं क्या होता है? मोलर मास का आइडिया, मोलर मास का ये होता है कि कोई भी एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, उसका जो एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास लेते हैं, और जितना उसका एटॉमिक मास है या मॉलिक्यूलर मास है
उतना ही ग्राम में ले तो वो 1 मोलर मास हो जाता है। ठीक है, और उस 1 मोलर मास का 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जितने हीट की जरूरत होती है वो हमारा मोलर मास कहलाता है। अब मैं जरा सा मोलर मास थोड़ा सा बता देता हूं। अगर एटम के फॉर्म में है, अगर ये एटम के फॉर्म में है तो जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है याद है? ये 12 होता है। हाँ, लेकिन हम लोग 12 AMU में लेते हैं या 12 U लेते हैं, 12 AMU या फिर U में लेते हैं, एटॉमिक मास यूनिट या सिर्फ यूनिट में लेते हैं। लेकिन अब जैसे कार्बन यहाँ पे जहाँ पे भी आप हैं वहाँ पे कार्बन है, क्योंकि कार्बन जो है ना बहुत सारे इनकम्प्लीट कंबशन से कार्बन प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो 12U जो है ना बहुत छोटा है, लेकिन क्या बताया कि अगर हम लोग कार्बन 12 ग्राम ले लें, 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 मोलर मास, 1 मोलर मास। ठीक है ना, अगर हम लोग 12 ग्राम कार्बन लें तो वो 1 मोलर मास कहलाएगा। अब उस 12 ग्राम कार्बन को हीट करते हैं और उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो जितना हीट की जरूरत पड़ेंगे उसको हम लोग कहेंगे मोलर हीट कैपेसिटी। कितनी बात समझ में आई? ऐसा ही इधर रखा, मान लो ये तो एक हो गया। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 1 का 16, और ऐसे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 एटम है ना ऑक्सीजन का, तो ये 12 + 32 इज इक्वल टू 44U आता है। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास जो है 44U है, मगर 44U हमें दिखता नहीं है, क्योंकि जब हम लोग सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, सामने ही कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है लेकिन हमें पता नहीं चलता। ठीक है, लेकिन क्या बताया कि अगर 44 ग्राम ले लें, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ले लें तो ये 1 मोलर मास हो जाएगा, 1 मोलर मास हो जाएगा। ये कुछ बात समझ आई? यानी 44 ग्राम अगर कार्बन डाइऑक्साइड लगे तो 1 मोलर मास होगा। अब इस 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को हीट करते हैं और 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो कितना हीट की ज़रूरत होती है 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ बात समझ में आ रही है? मोलर मास समझ में आया? हाँ, कोई भी एटम या मॉलिक्यूल का जितना एटॉमिक मास होता है या मॉलिक्यूलर मास होता है वो तो AMU में पढ़ते हैं या U में दिखाते हैं, लेकिन अगर उतना ही ग्राम में ले लें तो वो 1 मोल के बराबर हो जाता है। और उस 1 मोल को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट की ज़रूरत होती है वो मोलर हीट कैपेसिटी कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे जो मोलर हीट कैपेसिटी है या स्पेसिफिक हीट है वो 2 टाइप्स के हैं। मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है ना, ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम। और इसको दिखाते हम लोग CV से दिखाते हैं।
ठीक है ना। CV से भी दिखाते हैं, QV से भी दिखाते हैं, QV CV नहीं हटाते हैं, इसको दिखाते हैं हम लोग QV से, ठीक है ना। Q तो हीट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम QV दिखाते हैं। ऐसे मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर होता है, तो ये आता है QP, ये हम लोग दिखाते हैं हम लोग। कितनी बात समझ में। तो मोलर हीट कैपेसिटी ये 2 टाइप्स के हैं। आगे चले हम लोग, ये जो है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, जानते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे और कांस्टेंट वॉल्यूम का क्या रिलेशन था। पिछले दिनों में एंथैल्पी चेंज में हमने बताया था, एंथैल्पी चेंज व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या बताया था कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वर्क डन 0 होता है, क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो सकता, तो वॉल्यूम जब चेंज नहीं होता तो वर्क डन 0 होता है। लेकिन अगर कांस्टेंट प्रेशर होता है, तो जब प्रेशर कांस्टेंट होता है वॉल्यूम बढ़ता घटता रहता है, वॉल्यूम चेंज होता है, तो उसमें वर्क डन भी होता है। यानी कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट की ज़रूरत होंगे वो ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम पे। जैसे मैं ये एक डायग्राम बना के ये 2 एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये एक सिस्टम है, ठीक है ना, और ये कांस्टेंट प्रेशर पे है, कांस्टेंट प्रेशर। तो इसमें जो है ना इंथैल्पी चेंज जो आता है, डेल्टा H जो आता है, डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी, P डेल्टा V इसके बराबर होता है इसमें कांस्टेंट प्रेशर पे लेते हैं तो। और अगर हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम पे लेते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे लेते हैं, तो ये जो है कांस्टेंट वॉल्यूम, तो यहाँ P डेल्टा V जो है ना वॉल्यूम चेंज होता ही नहीं, तो वर्क डन 0 होता है, वर्क डन 0 होता है। तो यहाँ पे जो एनर्जी चेंज होता है Q इज इक्वल टू डेल्टा U के बराबर होगा। यहाँ पे ये जो इंथैल्पी है इसको हम लोग Q एट कांस्टेंट प्रेशर लिख सकते हैं, डेल्टा H को Q हीट रिक्वायर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V के बराबर है, ये यहाँ पे। और यहाँ पे ना कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कितनी बात समझ में, यानी कि यहाँ पे जो हीट देंगे तो वो इंटरनल एनर्जी भी चेंज करता है और वर्क डन भी चेंज करता है। लेकिन इंटरनल एनर्जी में हमने कहा है कि स्पेशल जो मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब ये है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 डिग्री टेम्परेचर, तो 1 डिग्री टेम्परेचर तो बढ़ाना ही बढ़ाना है, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना ही बढ़ाना है। तो यहाँ पे जब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमें तो इसमें इंटरनल एनर्जी भी को एनर्जी देना है और साथ ही वर्क डन भी हो रहेगा, वो भी एनर्जी लेगा, तो यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे क्या है कि जो हीट देंगे तो इंटरनल एनर्जी जो है ना बढ़ जाता है जल्दी से, क्योंकि वर्क डन जो है ना 0 होता है, तो उसके लिए कोई एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं, वर्क डन 0 होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने याद होगा एक दिन एक एग्जाम्पल बताया था कि एक 2 बच्चे हैं, एक गार्जियन जो है दोनों बच्चों को 10-10 रुपया देता है, ये वाला एग्जाम्पल बताया था हमने। फिर से एक बार सुन लेते हैं कि अगर 2 बच्चे हैं, एक गार्जियन है, एक फादर है, उसके 2 बच्चे हैं, दोनों अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं और दोनों को पर डे जो है ना 10 रुपया मिलता है, और दोनों को कहा जाता है कि ये आपको पैसे मिल रहे, आपके पॉकेट मनी है, आप खर्च करना चाहो खर्च करो या फिर नहीं करना चाहो नहीं करो, मगर हमें बताना कि किस दिन हमको 100 रुपये जमा हो जाएंगे। कितनी बात सुन में, 100 रुपया जमा जिस दिन हो जाएगा हमें बताना है, कौन पहले जमा करता है। तो दोनों को 10-10 रुपये मिलते हैं, ठीक है। तो दोनों बच्चे तो दोनों बच्चे एक माँ बाप के हैं, मगर आदत में तो फ़र्क होता है। तो क्या है कि एक बच्चा जो है ना खर्च करता ही नहीं, स्कूल तो जाता है, कैंटीन देखता है, मगर कोई एक पैसा खर्च नहीं करता। मगर जो दूसरा बच्चा है
वो कुछ पैसे यानी कुछ रुपये खर्च कर लेता है। 10 रुपये ले आता है तो 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये खर्च कर लेता है अपने आप कुछ खाने के लिए। तो क्या बताया कि जो पहला वाला बच्चा है 10 रुपया पर डे मिलता है, वो 10 रुपया बचा लेता है, यानी 10 दिन में उसके पास 100 रुपये हो गए। ठीक है, 10 दिन में 100 रुपये हो गए। लेकिन जो दूसरा बच्चा है उसको भी 10 रुपया मिलता है, मगर वो पर डे कुछ ना कुछ खर्च कर देता है। तो 10 दिन बाद अगर उससे पूछेंगे कि तुम्हारे 100 रुपये हुए या नहीं, तो उसके 100 रुपये नहीं होंगे, कम ही होंगे। क्यों? क्योंकि वो अलग खर्चा भी तो कर देता है। कितनी बात सुन रही? उसी तरह से यहाँ पे है कि यहाँ पे जो है ये पहले वाला बच्चा की तरह जो भी एनर्जी देंगे वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा। वॉल्यूम तो फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है यानी कि वॉल्यूम बढ़ नहीं सकता, वर्क डन कर नहीं सकता। तो जो भी एनर्जी देंगे सब वो जमा ही होता जाएगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा। और 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना हीट दिया वो उसका हो गया, मोलर हीट कैपेसिटी हो गया। लेकिन यहाँ पे जब हीट देंगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा, साथ ही थोड़ा सा वर्क डन में भी एनर्जी चाहिए। तो ये दूसरे कैटेगरी का बच्चा हो गया ये। ठीक है, अब इसको थोड़े एनर्जी उसके लिए चाहिए वर्क डन के लिए, तो इसको 1 डिग्री टेम्परेचर लेने के लिए या होने के लिए ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी। तो क्या समझा है कि QP इज ग्रेटर देन QV। अगर कंपेयर करेंगे तो QP जो होगा QV से ज्यादा होगा। ठीक है, और कितना ज्यादा होगा तो क्या दिया देगा है कि QP माइनस QV इज इक्वल टू R। R मतलब गैस कांस्टेंट के बराबर होता है। ठीक है, तो अभी मैं इस बात को लिख देता हूं, इस पॉइंट को लिख देता हूं। हम पहले लिखते हैं इसको QV। QV क्या है? अमाउंट ऑफ हीट required to raise 1 degree temperature at constant volume। ठीक है ना, ये तो QV हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया। और QV इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। QV इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आगे चले, यहां पे दे रखा है एक चीज और दे रखा है, QV इज इक्वल टू CV डेल्टा T। ये CV है ना, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू डेल्टा T, ये इसके बराबर भी है। ऑल्सो अब अगर हम लेते हैं QP, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ये अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 डिग्री टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे कितना हीट की जरूरत है? तो यहाँ पे जो QV है और QP है डेल्टा U प्लस P डेल्टा V के बराबर होता है। और ये QP जो है अगर हम लोग स्पेसिफिक हीट के टर्म में लिखते हैं तो स्पेसिफिक हीट के टर्म में, ये मैं मिटा दे रहा हूं यहाँ पे इसको, ये जो QP ऑल्सो QP इज इक्वल टू CP डेल्टा T, CP डेल्टा T। कितनी बात सुन में आई? ये इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, है ना। ये यहाँ पे जो है
ये जो QP है ये हमें डेल्टा H के बराबर भी है, ठीक है ना। ये यहाँ पे हमने दिखा ना डेल्टा H जो है ना QP के बराबर होता है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो इसको यहाँ पे लिख देते हैं डेल्टा H को QP, डेल्टा U को हम लोग लिख देते हैं, देखिए डेल्टा U जो है ना QV है और ये P डेल्टा V है। कितनी बात समझ में आई। अब क्या बताया कि ये जो है ये जो QP है हम लोग चाहे तो इसको इससे लिख सकते हैं, यहाँ पे है QP जो CP डेल्टा T, ये लिख दिया QP की जगह पे। QV की जगह पे ये लिख देते हैं CV डेल्टा T, ये यहाँ पे है, ठीक है ना। और ये P डेल्टा V को लिख सकते हैं डेल्टा nRT, ये जानते हैं, ये डेल्टा N डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर, ये समझ में बात आ रही है। फॉर 1 मोल ऑफ गैस डेल्टा N इज इक्वल टू 1, डेल्टा 1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 मोल अगर गैस लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये डेल्टा N का वैल्यू ये आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, CP डेल्टा T इज इक्वल टू CV डेल्टा T R डेल्टा T, ठीक है। अब यहां से डेल्टा T हर जगह से कॉमन निकाल लेते हैं, ये डेल्टा T हर जगह से कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा CP डेल्टा T, और यहाँ डेल्टा T कॉमन निकालेंगे तो CV प्लस R के बराबर होगा। ये डेल्टा T कैंसिल हो जाएगा, तो CP इज इक्वल टू CB प्लस R हो जाएगा, ठीक है। और CP माइनस CV जो होगा वो R के बराबर होगा। ये हमारा एक रिलेशन आता है, CP माइनस CV स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर निकालते हैं तो वो गैस कांस्टेंट के बराबर होता है। इसका जो हेडिंग पड़ेगा हमारा, ये इसका ऊपर हेडिंग रिलेशन, ये यहाँ पे वैसे हेडिंग इसका यहाँ आता है, QV यहाँ था ना, बिटवीन CP एंड CV, ये हमारा इसका हेडिंग है, रिलेशन बिटवीन CP एंड CV। ये समझ में आया कैसे हम लोग निकाल के लाए इसको, यहां समझ में आया कुछ, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसे मैं मिटाऊंगा जरा सा। ये जो गैस कांस्टेंट है, ये जो गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसका वैल्यू दे रखा है ये हमारा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है ना। ये जूल पर केल्विन पर मोल है। एनर्जी का यूनिट जूल भी होता है, कैलोरी भी होता है, ठीक है। तो अगर कैलोरी में लिखते हैं तो ये दे रखा 1.99 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, कैलोरी में 1.99 है और जूल में 8.314 है। कितनी बात सुन में। तो ये एक अच्छा रिलेशन है, बहुत अच्छा रिलेशन है, ये रिलेशन ड्राइव कर दिया। एक छोटा सा सवाल दे रखा है इसी पे, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज और दे रखा है, ये जो रिलेशन है मोनो एटमिक, डाई एटमिक एंड ट्राई एटमिक के बेस पे इसका वैल्यू अगर निकालते हैं तो कितना आता है। तो ये मैं तो अगले क्लास में कराऊंगा, एक न्यूमेरिकल भी है इसके बेस पे, ठीक है ना। आज यहीं पे रहने देते हैं, अगले में इसका जो CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है, मोनो एटमिक के हिसाब से क्या वैल्यू आता है, डाई एटमिक, ट्राई एटमिक, पॉली एटमिक के हिसाब से क्या होता है, वो एक फिजिक्स में भी रिलेशन है और केमिस्ट्री में भी दे रखा है, तो मैं उसको लिखाऊंगा
एक न्यूमेरिकल दे रखा है तो वो भी मैं इस पे कराऊंगा, फिर उसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे इसके आगे। है